नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनी। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। एक तरफ वक्फ कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब कानून बन चुका है, वक्फ संशोधन कानून, जो कि अब धरातल पर आ चुका है। लेकिन अब भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस कानून को नहीं मान रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर पहुंच भी गए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं इस कानून के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखा गया कि मुसलमानों में ही दो धड़े हो चुके हैं। ये साबित करने की कोशिश की जाने लगी है कि आखिर सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी आवाज उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद मदनी है, ये कह रहे हैं कि कोर्ट हम सबसे पहले पहुंचे थे, कोर्ट से हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यानी सबसे बड़ा मुसलमानों का लीडर कौन है, इसे लेकर भी अब एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ स्पष्ट है कि जो कानून लोकतंत्र के इतिहास में यह देखा गया कि जिस पर 12-12 घंटे दोनों सदनों में चर्चा हुई हो, जहां पर वृहद चर्चा के बाद बहुमत के साथ जिस कानून को अब अमली जामा पहना दिया गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही, उस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। कोर्ट भी ये कह रहा है सुनवाई के लिए हामी भर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कानून बन चुका है, जो लोकतंत्र के मंदिर से निकलकर बाहर आया है, जो मुसलमानों के हित में बताया जा रहा है, जिसे प्रोस्पेक्टिव बताया जा रहा है, जिसे ट्रांसपेरेंट बताया जा रहा है, उसी कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज रण होता हुआ नजर आया। विरोध इतना था कि साफ तौर पर कपड़े फाड़ दिए गए। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की तक की स्थिति सामने आ गई। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, दरअसल चर्चा चाह रहे थे विधायक, लेकिन स्पीकर साहब इस पे माने नहीं और सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि ये अलोकतांत्रिक है। अब सवाल ये है कि फिर लोकतांत्रिक क्या है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये बिल सामने रखा गया है, जिस तरीके से मुसलमानों के हित की बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो उनका अधिकार हुआ करता था, हक और हुकूक हुआ करता था, चंद लैंड ग्रैबर्स किस तरीके से उस हक और हुकूक की पर अपना डाका डाल रहे थे, उसको खत्म करने के लिए अगर एक कानून बना तो इसका विरोध क्यों है। जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं? और जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जो समर्थन में हैं, आखिर उनकी बात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं इन तमाम लोगों की बात हो रही है, ऐसे मुसलमानों की बात हो रही है जो थैंक यू मोदी के भी प्लेकार्ड लेकर सामने नजर आए हैं, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल अब न्याय होगा, इंसाफ होगा। उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? तो आज इसी मसले पर हम खुलकर बात करेंगे, इसी मसले पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई अगर संसद से कोई कानून बन चुका है तो क्या उसे आप नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो ये जो संविधान की प्रतियां लेकर आप घूमते थे, क्या ये उसी संविधान का अपमान नहीं है? क्या मुसलमानों को आज भी बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या चंद राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के कानून और संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा? ये तमाम सवाल आज पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, अब उनसे आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विधु रावल साहब जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी जी होंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब, मोहम्मद राशिद साहब और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विधु रावल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधु रावल साहब आपका। और बड़ा सीधा सा सवाल है, आपने तो देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात की, आपने कहा कि जो हकमारी हो रही थी उसे रोकना है, आपने कहा कि मुसलमानों के हितों के लिए यह कानून होगा, आपने कहा कि इससे उनको न्याय मिलेगा जो गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। यहाँ तो संसद से बने हुए कानून को अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ले जाया गया है और कोर्ट ने भी कह दिया है कि बिल्कुल सुनवाई होगी और जल्द से जल्द होगी इस पर सुनवाई। चुनौती लग रही है अभी भी आपके सामने?
लावनी जी, आपको नमस्ते और आपके माध्यम से नमस्कार। सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, हम हिंदुओं को आदत हो गई है चुनौतियों का सामना करने की, भारतीयों को आदत हो चुकी है सामना करने की, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें तो हर चीज जो है, हमें हर न्याय जो है वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद ही मिला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं। ये वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जिसने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो जो जेनोसाइड हुआ है उस पर सुनवाई करने का अब हमारे पास समय नहीं है। ये वही माननीय न्यायालय है जब लाखों विस्थापित किए गए परिवार जो थे वो वापिस आ रहे थे और उसके बाद किस प्रकार से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स हैं। फिर ये वही माननीय सुप्रीम कोर्ट है जिसने याकूब मेनन के लिए जो है रात को 2 बजे भी अपने क्वाड खोले थे। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर कुछ व्यवस्थाओं पर जो है हम लोग ये मानकर चले कि हमें संघर्ष करके ही काम बनना है। क्या 370 के विरुद्ध जो है लोग कोर्ट में नहीं गए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या प्राथमिकता पर उसकी सुनवाई नहीं की थी? लेकिन हम न्याय ही मांगते हैं। हम अति नहीं मांग रहे, अतिरेक हमारे व्यवहार में नहीं रहता कभी। हम केवल और केवल न्याय मांगते हैं और न्याय ये कहता है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन करने के लिए किस प्रकार से गंदी सोच के साथ सत्ता में लगातार पदायन रहे ये लोग, सत्तासीन रहे ये लोग, इसलिए कुछ जो कानून जो बने थे जो तुष्टीकरण करते थे और जिनसे समाज का भी भला नहीं हो रहा। और मैं समाज की बात करता हूं तो केवल हिंदू समाज की नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम भाइयों का भी भला नहीं हो रहा। देखिए 10 लाख एकड़ जमीन जो है अब मोटे मोटे तौर पर पता चल रहा है इन लोगों वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्डों ने, विभिन्न वक्फ बोर्डों ने कब्जा रखी थी। अब 10 लाख एकड़ जमीन जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है किसी एक प्राइवेट बॉडी ने कब्जा रखी हो और इसके बाद भी जो है नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान भाई जो है सड़क पर बेचारे बैठे हों, नमाज पढ़ने के लिए उनके पास जगह नहीं हो, कोई यतीम घर ना बनाया हो इन पर, कोई अस्पताल बड़ा ना हमने देखा हो, कोई बड़ी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पर ना देखे हों, कोई हमने यहाँ पर जो इनको बेवा बोलते हैं जो विधवा होती हैं उनके लिए कोई उनके पुनर्स्थापना पुनर्वास के लिए कुछ ना हो। फिर इन बोर्डों के अंदर जो बनने वाली जो स्थितियां थी वो ये थी कि केवल कुछ जो रसूख वाले लोग थे वो कब्जा कर रहे थे। अब ये जो है न्याय मिलना चाहिए था। फिर जज भी हम, ज्यूरी भी हम और एजुकेशनर भी हम, यानी जो एक बार तय कर दिया, जिस पर उंगली टेक दी, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट हो चाहे देश की संसद हो, जिस पर उंगली टेक दी वो वक्फ की जमीन हो गई। ये इस प्रकार के ड्रैकोनियन कानून जो हैं जो देश के संविधान की मूल आत्मा के साथ जो आघात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान है जिसने इसको मूल आत्मा पर जो प्रहार करते हो, लेकिन ये तो कहते हैं कि ये जो मूल हमारा अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 है ये उसका उल्लंघन करेगा। विरोध तो इस बात का भी है। देखिए अनुच्छेद 14 जो है राइट टू इक्वालिटी देता है हम सबको, हमें देता है कि हम लोग जो हैं, और 15 फिर इक्वल बिफोर लॉ हमें बताता है। देखिए इस देश के अंदर इक्वालिटी ही स्टैब्लिश करने की मांग कर रहे हैं। हमने कभी नहीं चाहा, हम तो अटल जी की कविता है ना वो कि गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव का हृदय जितना मेरा निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम अन्याय नहीं चाहते हैं, हम मेजोरिटेरियन लॉज नहीं चाहते हैं, लेकिन जो तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुस्तान को जिस प्रकार से नोचा गया है, हिंदुस्तान के संविधान के साथ जो है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ जो अन्याय किए गए हैं, जो हत्या की गई है, उन पर तो रोक लगनी पड़ेगी। और यही मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी को। इसी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुनकर जो है सत्ता सौंपी है कि हम लोग जो अति रही हैं भूतकाल में, सत्ता द्वारा की गई अति, जिससे भारत का एक और विभाजन को परिलक्षित करने के दिशा में किया गया था, वो अतियां हम खत्म करें, भारत का एकीकरण हो और एकीकरण रहे। ये हमारा जो है हमारी जिम्मेदारी, और लावनी जी हम इस जिम्मेदारी को पूरा करें। ठीक है, जनता ने चुना, जनता के लिए सरकार को जो करना चाहिए वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। संदीप मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट, रमजान चौधरी, मुस्लिम स्कॉलर, और कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत। लेकिन मैं रमजान चौधरी साहब आपके पास आ रही हूँ, आप तो प्रोफेसर विदुरावल जी की बात सुन भी रहे थे। सवाल ये है कि ये इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये तो मुस्लिम समाज के हित की बात है ना। जो लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं वो लोग तो आज तक कुछ कर नहीं पाए आप लोगों के लिए। आज जब सरकार ने कुछ करने को सोचा और वो भी संसद से कानून बन गया,
तो फिर इतना विरोध क्यों है? लावनी जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा आदाब, नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर विधु रावल जी ने दो तरह की बातें की हैं। मैं आंशिक तौर पर उनकी कुछ बातों से सहमत हूं कि 10 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी और बहुत बड़ा बोर्ड, बहुत बड़ी संपत्ति और मुसलमानों के लिए उनका बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाया, ये बात इनकी सही है। लेकिन दूसरी एक बात उन्होंने बोली प्रोफेसर साहब ने कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे पहले वाले जो वक्फ बोर्ड के नियम और कानून में कि जहां जमीन रख दिया, हाथ रख दिया, वो वक्फ बोर्ड की हो गई। इससे बड़ा भ्रम और इससे बड़ा, मतलब मैं समझता हूं कि झूठ कोई हो नहीं सकता जो फैलाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मालिकाना जो हक होता है, प्रॉपर्टी राइट्स, पढ़े लिखे हैं विधु रावल जी, कि आज तक प्रॉपर्टी के राइट सिर्फ जज और अदालतें या कलेक्टर तय करता है। अगर आज ऐसा होता कि कोई वक्फ बोर्ड हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो या दुनिया का कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि कोई वहां हाथ रख दे और उसकी जमीन हो जाए, ऐसा ना आज तक हुआ है और ना शायद इस कानून के बाद हो सकता है, ना कभी हो सकता है। चूंकि ऐसा तब हो सकता है जब उस तरह का कानून बने। फिर क्या था, जरा क्लियर कीजिए। फिर तो आप क्लियर कीजिए ना, ये जो वक्फ बाय यूजर जिसका विरोध किया गया, जिसे हटाया गया, उसमें क्या क्या कहा गया था? आप ही क्लियर कर दीजिए फिर जरा सा, क्या कहा गया था? मैं उसे भी क्लियर करता हूं। बताइए बताइए। बाय यूजर का मतलब ये है कि जिस प्रॉपर्टी पर बहुत पुराने समय से एक्सरसाइज होती आ रही थी, जो किसी बाप दादाओं ने दान दी होगी और उस पर प्रैक्टिस मस्जिद बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है और जो वर्सेज एंड प्लेस एक्ट के तहत भी आती है, वो जमीनें जो अब्बास नकवी साहब ने, जिनका रिकॉर्ड संसद में पेश करके उनको डिजिटलाइज कर दिया 99%, वो प्रॉपर्टी वक्फ की होंगी। उसमें कहां उसमें डिस्प्यूट की बात आ गई? दूसरी बात, नहीं रमजान चौधरी जी इसी पर रहते हैं, अभी इसी पर रहते हैं, दूसरी बात पे बाद में जाइएगा, अभी इसी पर रहते हैं। तो दो बातें आप भी क्लियर हो लीजिए भाई। एक तो आप लोगों को दिक्कत यही थी कि जिस पर प्रैक्टिसिंग होती आ रही है उस पर कुछ नहीं होना चाहिए था, तो सरकार ने मान तो लिया आप लोगों की बात। ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं, 2025 के बाद की स्थिति होगी, इस पर तो फिर आप लोगों को बवाल करना ही नहीं चाहिए। दूसरा डर किस बात का है कि अगर नहीं, डर किस बात का है आप लोगों को कि क्या कई लोगों की निजी संपत्ति उनको मिल जाएगी जिन पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर रखा था? ये एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर मैं आज बैठी हुई हूं, समय बहुत निकल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन 40 ऐसे केसेस हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से लैंड ग्रैबर्स ने यही कह कर कि ये तो प्रैक्टिसिंग चला आ रहा है और लोग अपनी निजी संपत्तियों के लिए तरस रहे हैं, और जिनके नाम पर लिया जा रहा है उनके लिए कहां कुछ हुआ? बताइए ना, कितना आप लोगों ने, जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके लिए कहां क्या कितना बनवा दिया आप लोगों ने? इसके क्लियरेंस भी तो आप नहीं दे पा रहे हैं। लावनी जी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रोफेसर विधु रावल जी की बात को मैं सहमति जताई है कि नहीं हो पाया। हाँ। जो फायदे मफाद बेवाओं के लिए उनको इसीलिए तो ये कर दिया गया ना, इसीलिए तो ये कर दिया गया, तो अब इसका स्वागत कर लीजिए। जो प्रावधान किए थे उनको स्कूल तालीम का इंतजाम करना था, रमजान साहब, उसी प्रावधान के लिए है तो ये कानून संशोधन कर दिया गया ना इस कानून में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कानून में ऐसा कौन सा क्लॉज है, इस कानून में ऐसा कौन सा क्लॉज है जिससे गरीब आदमी को इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कुछ फायदा हो जाएगा? ये आप मुझे कोई क्लॉज पढ़कर बता देंगे? प्रोफेसर रावल साहब, ये सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने ये भी रोड मैप तैयार किया है कि सर, प्रोफेसर साहब को स्क्रीन पर ले आइए, प्रोफेसर साहब को, रमजान जी को और जरा मुझे, हम तीनों को स्क्रीन पर लेकर रखिए। प्रोफेसर साहब, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि विरोध इस बात का है कि जिन लोगों के लिए आप लोग कर रहे हैं ये कानून जो आ गया, अब नया कानून, संशोधित कानून, उनके लिए आप लोगों ने रोड मैप बनाया है या नहीं बनाया है? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये एक सवाल बड़ा उठ रहा है। देखिए, सरकार अपने स्तर पर जो है लगातार हर भारतीय के लिए काम करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके रिलीजन के लिए काम करती है। लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटीज के नाम पर जो चीजें जो हैं, जो कानून के दायरे में आने वाली चीजें हैं, उनको फिर उसी दृश्य से एड्रेस करना पड़ता है। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं था, जब तक आगा खानियों का, बोहराओं का जब तक प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तो तब तक जो है उनके हक में किस प्रकार की चल सकता था? जब तक मुस्लिम महिलाओं को
वक्फ बोर्ड के अंदर अधिकार ही नहीं मिलेगा बैठने का और नियम बनाने का, तब तक जो है उनकी समस्याओं का कैसे हल हो सकता है। तो हमने केवल जो है ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना हमने केवल जो है अधिकार ये दिया है कि आगा खानी भी वहां उसमें रह पाए, बोहरा समाज के भी लोग रह पाए, और इस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी वहां पर वक्फ बोर्ड के अंदर जगह मिले। दूसरी बात जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कही कि ये झूठ है कि उंगली लगा पर नहीं होना चाहिए। देखिए, तमिलनाडु का त्रिचुतंद्रई जो स्थान है, वहां पर 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर जो मंदिर है, जब इस्लाम भी नहीं बना था, जो मंदिर वहां पर बना हुआ है 1500 साल पुराना, उस पर भी जो है विवाद खड़ा कर दिया गया। जो हमने जब अरे विवाद तो महाकुंभ जहाँ पर लगा उस जगह से मैं आती हूँ, प्रयागराज से मैं आती हूँ, और कब से हम लोग महाकुंभ और कुंभ लगते हुए देख रहे हैं। उस जमीन पर भी वक्फ पर का ही अधिकार बता दिया गया था। तो ये तो होता रहा है रमजान साहब, इसी चीज को तो हटाने के लिए कानून लाया गया है, इसी चीज का तो संशोधन है ये बड़ा कानून। रमजान साहब, लेकिन मैं लावनी जी ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा कानून बना है जिसकी वजह से वो जमीनें वापस हो जाएंगी जो दबंग, असरदार और राजनीतिक लोगों ने कब्जा कर रखी है। मेरे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हजारों एकड़ जमीन हमारे यहाँ हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी दुकानें बनी हुई हैं और उनका मकान कोठी बनी हुई है, उनका गुड़गांव में मकान बना हुआ है। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे, मैं उस कहावत को कहना नहीं चाहता, अगर नीयत सही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो मुस्लिम हैं और उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को खुरद बुरद करके अपने मकान, अपनी दुकान बना रखे? क्या बीजेपी के राज में ऐसा होना संभव है? जबकि बीजेपी ने करप्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर का भी धन्यवाद करता हूं, उसका प्रशंसक रहा हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हरियाणा में नौकरियों में भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगाया और दूसरी बहुत सारी चीजों पर काम भी किया है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया? हमारे रावल साहब से जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, फिर वाचस्पति जी और संदीप जी भी इंतजार करें। हाँ ठीक है रमजान जी, जल्दी जरा जवाब लेने दीजिए। हिंदुस्तान पहले भी उसको हटाकर किसी दूसरे ईमानदार आदमी को बिठाया जाता। ठीक है रावल साहब, जवाब दीजिए। ये रमजान चौधरी जी ने बहुत अच्छी कुछ बातें कही हैं, और मुझे लगता है यही मुस्लिम वॉइसेस हमें अब सुनने लगी हैं, जो इन मुस्लिम वॉइसेस को दबाया गया था अब तक जो है। और अगर इस प्रकार की मुस्लिम वॉइसेस होंगी तो मुझे लगता है कि जो कंसेंसस के तौर पर, देखिए राजनीति के अंदर और खासतौर पर लोकतंत्र के अंदर जो है, जो कंसल्टेशन के बाद कानून बनते हैं, अभी ये पर्सपेक्टिव तौर पर बना है। अगर रमजान चौधरी जैसी आवाजें और बढ़ेंगी तो इस पर रेट्रोस्पेक्टिव भी अगर विचार करने की कोई बात होगी, कोई नया संशोधन लाना होगा, रमजान जी उसके ध्वजवाहक बनेंगे तो ये दुकानें भी फ्री हो जाएंगी। आपने बताई, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया आपने मनोहर लाल जी का, किस प्रकार से हमने इसमें सुधार किया है। तो हम सही दिशा में तेज गति से बढ़ने वाले लोग हैं। आपका साथ मिलेगा तो इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए रमजान साहब, अब आप बताइए, रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा अगर आप लोग साथ देंगे? क्योंकि अभी तक तो आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आज आपने जो बात कही उसके लिए जरूरी है कि रेट्रोस्पेक्टिव भी रखा जाए इस कानून को। तौर पर दो अच्छी चीजें हुई हैं प्रावधान में, मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। मैंने 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया था। अभी मतलब जो अच्छी चीजें हैं, अच्छा थोड़ा सा डिलेमा में है, कुछ चीजों पर क्लैरिटी है, कुछ चीजों पे नहीं है, और जिस पर क्लैरिटी नहीं है विरोध, रावल साहब इसी का तो फायदा उठा रहे हैं जो लोग आज कोर्ट पहुंचे हुए हैं या सड़क पर जो विरोध कर रहे हैं। दरअसल जहां पर क्लैरिटी नहीं है उसी का फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए चैलेंज आपके सामने भी है थोड़ा क्लैरिटी लाने का। चलिए 2 और मेहमान है, वाचस्पति साहब और संदीप जी इंतजार करें। संदीप जी बस इसके बाद आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले वाचस्पति जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बताइए वाचस्पति जी, अब तो सदन से बन गया, कानून हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, संविधान की मूल प्रति लेकर आपकी पार्टी के नेता बार बार हवाला देते हैं संविधान का, उसी संविधान के अनुरूप, उसी संविधान के निमित्त एक कानून बन गया, तो फिर इसका इतना विरोध? और विरोध ऐसा कि प्रतियां फाड़ दी जाएगी, धक्का मुक्की होगी, असेंबली में इस तरीके से दिखाएंगे जैसे सड़क के चौराहे पे खड़े होकर अब गुंडागर्दी कर रहे हो। जम्मू कश्मीर असेंबली की जो आज तस्वीरें आई, कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में जिस तरह से लड़ते हुए नजर आए, ये तो नहीं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। वाचस्पति जी। लावनी जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक आप ये मुस्लिम वक्फ की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पालना हुई है, वो निश्चित विशुद्ध रूप से राजनीतिक फायदे उठाने के लिए कोशिश की गई है।
सरकार ने, भाजपा ने ये पूरा प्रयास कर लिया, पूरा ये साबित कर दिया कि वो मुस्लिम के लिए लगे हुए हैं। इसमें जो उन्होंने इस बिल को पारित कराने में जो सेक्युलर फोर्सेस, जिनको हम लोग अभी तक जमात कहते थे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे आपके चौधरी साहब हों, ये सब लोग पराभव की ओर जाएंगे। बीजेपी ने बड़ा सफाई से इसका काम किया है। होगा क्या कि अब यह हिंदू जनता के सामने कहने को हो जाएगा कि देखिए हमने बेहतरी के लिए काम किया और देखिए मुस्लिम को हमने बिल्कुल अलग किया। अब इसमें नुकसान किसका होगा? अभी चुनाव बिहार में आने वाला है। जिस तरीके से जनता यूनाइटेड में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और अन्य दलों में भी इस्तीफे हो रहे हैं, इससे होगा क्या कि ये पार्टी जो है वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी और इनका जो वोट जो इनको मिलता था अकलियत का, वो चला जाएगा, कहीं कांग्रेस के पास चला आएगा या आरजेडी के पास चला जाएगा। इससे होगा क्या कि जो बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार हो जाएगी और जनता दल अप्रासंगिक हो जाएगा, पासवान साहब अप्रासंगिक हो जाएंगे और उनके साथ जो लोग हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। और इनका प्रेम देखिए कितना है। वाचस्पति जी, आपने तो पूरे बिहार की पॉलिटिक्स की पूरी रूपरेखा बता दी। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न सीधा सीधा था कि संविधान का हवाला आप लोग दे रहे थे, उसी संविधान के निमित्त ही ये कानून बन गया है। कानून बन गया, कानून मानने वाले भी लोग हैं इस देश में और कानून को जो स्वागत कर रहे हैं वो मुसलमान ही हैं। मुसलमान के भी दो धड़े हो गए, तो उन मुसलमानों को कांग्रेस क्यों नजरअंदाज कर रही है जो इसका समर्थन कर रहे हैं? वो तो इसे कानून मान रहे हैं। लावनी जी, कोई समर्थन नहीं कर रहा। जो भाजपा के समर्थित लोग हैं जिनको खरीदा हुआ है, मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए आप, जमीयत हिमायत उल इस्लाम, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल, पंचमादा मुस्लिम महाज, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह और भी जितने मुसलमान हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं। हाँ बिल्कुल। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के मुसलमान हैं। नहीं, कांग्रेस की क्यों है? वो बात तो यही हुई ना, जो समर्थन करे वो बीजेपी के मुसलमान, जो विरोध करे तो फिर तो कांग्रेस के मुसलमान। अब याद करिए ना, आपका 28 राज्यों में सरकार है, वहां पर आपने पर्सनल जो स्टेट के वक्फ बोर्ड है उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 2013 में जो कांग्रेस लेकर आई थी जल्दी में, जिसको आप कल्प्रिट कांग्रेस का कहते हैं, कि उस पर बड़ी जल्दी में इस तरह वक्फ बोर्ड का संपत्ति को दान कर दिया गया था, उस समय बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया था। उस समय क्यों किया था? अगर उस समय सपोर्ट किया था तो आज उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर पड़ गई तो आप ये बताइए, जैसे हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने पूरे वो बिल को उठा के देख लीजिए, कहीं पर ये किस प्रकार किसको सहायता देंगे इसका रोड मैप कोई तैयार किया है, कहां पर होगा, कैसे होगा, कितना होगा। और ये इतने अगर खैरख्वाह थे तो ये नहीं, तो उसके लिए तो गृह मंत्री साहब कह रहे हैं ना, सदन में खड़े होकर थोड़ा धैर्य रखिए, 4 साल में देखिए कि क्या परिवर्तन आएगा। वो 3 से 4 साल में परिवर्तन दिखने लगेगा, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। वो आप रखिए ना, अभी आप कोर्ट में चला गया, अभी तो यही तय हो जाए कि वो बनेगा, कानून रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस हो जाएगा। अभी तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल एक पक्ष को थोड़ी सुनेगा, वो केवल एक पक्ष को तो नहीं सुनेगा, वो उस पक्ष को भी सुनेगा जो इसको कानून मान रहे हैं। आपने जिनको बीजेपी के मुसलमान कह दिया है, जिन्होंने आपने बीजेपी का मुसलमान बता दिया इन लोगों को। फिर मैंने आपसे पूछा कि जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के मुसलमान है, आपने कहा नहीं जी हम तो ऐसा नहीं कह रहे। तो फिर विरोध करने वाले कौन है? अगर ये मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत हिमायत उल इस्लाम, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल, पसमानदा मुस्लिम महाज, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह, ये सब बीजेपी के मुसलमान है, ये सब बीजेपी के लोग साबित हुआ ना इसके 3 तलाक में। हाँ, इसके पहले साबित होता रहा है। आइए रावल साहब, छुपी हुई बात थोड़ी है। और तर्कों पर बात नहीं कर रहे हैं, आप तर्कों पर बात नहीं कर रहे। रावल साहब आइए, क्या है आप ये बताइए। और जो विरोध कर रहे हैं, अरे मोहम्मद अली जिन्ना तो कहां से आते हैं? खोजा समाज से आते हैं ना, जो हिंदू समाज था। आपने खोजा की बात की है, इसके अलावा अन्य ऐसे समाजों की बात करनी है। इस बिल में उनको मदद देने की बात कर रहे हैं। और सारी भाइयों को पसमानदा की बात, पसमानदा को क्या दे रहे हैं, कितना % दे रहे हैं? जब आप सरकार में थे कितना पैसा मैंने पूछा क्या, वो जवाब क्या दे रहे हैं? तर्क नहीं है यही। अगर आप लोगों के तर्कों में दम होता, अगर आपके तर्क में दम होता तो निश्चित रूप से जो लोग इनके साथ चले गए हैं वो आपके साथ आकर खड़े हो जाते। तर्कों में दम होना चाहिए। प्रोफेसर विधु रावल साहब,
चुनाव तो आने दीजिए, चुनाव आने तो दीजिए, अभी एक्सपोज हो जाएगा सब कौन कहाँ है। जल्दी से काउंटर, संदीप जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए, इन्होंने शुरुआत ही सेकुलर फोर्सेस से कही थी। इस देश में जो शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। संविधान की मूल प्रति नहीं उठाते, ये 1976 के बाद जो संविधान को लगभग बदल दिया था, उस वाली प्रति को उठाते हैं। तो आप मूल प्रति कहते हैं कई बार की मूल प्रति उठाकर ये प्रदर्शन करते नहीं करते। ये इंदिरा गांधी जी वाले संशोधनों के बाद जो संविधान रह गया था बच्चा कुचा, उसकी प्रति उठाते हैं, पहली बात तो ये। और सबसे ज्यादा उसकी धज्जियां इन्हीं लोगों ने उड़ाई हैं। संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उन्हीं कांग्रेसियों ने उठाई है जो आज संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। दूसरा, जब ये सेकुलर शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो ठीक इसके उल्टा काम करते हैं। कोई अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं कहूंगा मैं, इनको शर्मनिरपेक्ष कहूंगा। धर्मनिरपेक्ष तो वैसे भी किसी को नहीं होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए सभी को। हमारा धर्म है सत्य और न्याय की बात करना, ये धर्म है। लेकिन ये लोग शर्म निरपेक्ष हो चुके हैं और इसी को मैं फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं। इसलिए आज फिर इन्होंने जेडीयू और टीडीपी को फिर से इन्होंने प्रोवोक किया, यहाँ पर जानबूझकर जानने के बाद कि किस प्रकार से ठुकराई जा चुकी है इनकी राजनीति, और ये जमीन को नहीं स्पेल कर पा रहे हैं। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं मानता हूं मेजॉरिटी मुस्लिम समाज जो है वो आज देख, क्योंकि वो रोज देखते थे कि किस प्रकार से अन्याय हो रहे थे। लेकिन मैं फिर से, क्योंकि आप अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब के पास जाने वाले हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता साहब के पास जाने वाले हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2024 तक जो है 48 सुओ मोटो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। लेकिन हिंदू, जो कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ, उस पर कोई जो है सुओ मोटो नहीं। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को किस प्रकार से जला दिया गया, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं। कन्हैया लाल तेली को किस प्रकार से सरतन से जुदा कर दिया गया, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं। अमरनाथ वाजपेयी जी के समय हुआ ना, पर हमले हुए। एक मिनट वाचस्पति जी, प्लीज आप बीच में नहीं बोलिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूं वाचस्पति जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप बीच में मत बोलिए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जिस पर जो है आपके दर्शक तक जानी चाहिए बात। सुओ मोटो जो है, उन पर जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं। मुंबई पर, जयपुर पर, अहमदाबाद पर किस प्रकार के हैदराबाद पर अटैक, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं। दिल्ली में राइट्स हुए, उस पर कोई सुओ मोटो नहीं। लेकिन आज माननीय न्यायालय की बात करिए ना, एजेंडा क्या है? आप अमरनाथ और ये सब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे एजेंडा पर रही है ना। मैं यहाँ जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर इस देश की जनता का विश्वास यथोचित बचा रहना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। ये बातें कांग्रेस नहीं समझेगी। लेकिन संदीप मिश्रा जी, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, एक मिनट दीजिए सर, आप संदीप जी को आ जाने दीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बातें अभी प्रोफेसर विदु रावल साहब कह रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो मुद्दे वाकई जिन पर सुमो मोटो लेना चाहिए लेकिन नहीं होता है, अब इस मसले पे कानून बन गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ सुनवाई होगी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इन विधायिका, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये एक बहुत बड़े चिंतन का विषय है। संदीप मिश्रा जी, देखिए, विधु जी ने जो सवाल उठाया है वो निश्चित ही बहुत गंभीर है और उठना भी चाहिए, क्योंकि जब 84 के सिख दंगों में सबूत मिलते हैं, गवाही होती है और अपराधियों को सजा होती है, लेकिन उसके 5 साल बाद हुए घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साक्ष्य अब नहीं है, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जा सकते। तो दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी होती हैं और जनता तो इस तरह के सवाल उठाएगी, और पार्टी के प्रवक्ता हो या आम नागरिक हो, सभी के मन में सवाल उठता है। लेकिन अभी जो बात आज हम कर रहे हैं, वक्फ बिल पे कर रहे हैं, उसमें भी हमें एक क्लैरिफिकेशन आपके चैनल के माध्यम से देना है कि वक्फ बाय यूसेज पे केंद्र सरकार के इस बिल से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 2 कंडीशन आपकी कंप्लाई होनी चाहिए, 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली, वक्फ की उस जमीन पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह सरकारी जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो 2025 के इस एक्ट से जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका जो है मुकदमा चलता रहेगा और आपको टाइटल नहीं मिल जाएगा उस वक्त पे। अब जो है वो मामला अदालत डिसाइड करेगी कि वह वक्फ है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकारी जमीन पर काबिज हैं और यह बात सामने आती है निकल करके, तो आप 70 साल से वहां पे बैठे हो, तो हालांकि 30 साल का लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट एक्ट में खुद ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर 30 साल के अंदर ये चीज बात सरकार के निगाह में आती तो सरकार उस वक्त को खारिज कर सकती है और चैलेंज हो सकता है वह मामला। तो ये 2 मामले हो गए। लेकिन एक तीसरा पॉइंट मैं अब जोड़ दूं, क्योंकि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट भाग के पहुंचे हैं संविधान की दुहाई दे करके। भाई,
एक एक्ट संसद में पास होता है, आप भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन ट्रिब्यूनल जो कह देगा वही सब सही, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर आप और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसी का तो फायदा उठाया जाता रहा है। और दिक्कत अब इसी बात की हो रही है कि ये क्यों ऐसा हो गया कि जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं से अब खत्म किए गए हैं। जो सीधे सीधे भूमाफियागिरी के अधिकार इसे कहना चाहिए, उस पर कम से कम एक हथौड़ा चला। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि ये बड़ा कानून है, लेकिन इस कानून को वो लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से भूमाफियागिरी के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उससे घबराए हुए हैं। क्या होगा बड़ा फैसला और क्या होगी बड़ी तस्वीर, चर्चा जारी है। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून का रूप ले चुका है, अभी भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इसे मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए हंगामा बरपा हुआ है। किस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं, आइए जरा जल्दी से कुछ बयान सुन लेते हैं और फिर चलते हैं वापस अपने पैनलिस्ट के पास। ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए, नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा नहीं है, वो जिसको तो सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्द लोगों को समझ में आ जाएगा जो राजनीति से अलग हटकर हैं कि इसका कितना फायदा होने वाला है। आइए वापस चलते हैं पैनलिस्ट के पास और मोहम्मद राशिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आइए राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताइए, संसद से हो गया पास और कानून भी बन गया, आप मानेंगे कानून को या नहीं मानेंगे? देखिए, देश में रहने वाले सभी राष्ट्रवादी मुसलमान कानून मानेंगे और उनके अंदर एक खुशी की भी लहर है। वक्फ संशोधन जो बिल पास हुआ है, अरे आप राष्ट्रवादी मुसलमान कहेंगे तो फिर कांग्रेस कह देगी आप बीजेपी के मुसलमान हैं। हाँ, वो एक पुराना उनका रवैया है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं और इस बिल में खाली संशोधन किया गया है क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इसको इतना लचीला रखा कि भूमाफिया और जो अशराफ और जो नवाबों की फैमिलियां थी उन्होंने गरीबों को हक मारा और अब इन लोगों को अखर रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार मुसलमानों के हितैषी काम तो कर रही है। चाहे 3 तलाक की बारी हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल की बारी हो, चाहे IAS PCS हमारे मुसलमान बच्चे हो रहे हैं, कांग्रेस वालों को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है और इनका काम ही है ये विरोध करना। तो पूर्व के समय में इन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों के लोगों ने संघ और बीजेपी का ऐसा हवा बैठा रखा था मुसलमानों में कि 50 साल इन्होंने हुकूमत की और वक्फ जैसी चीजों को इतनी ढिलाई छोड़ दी कि उसके ऊपर लोगों का कब्जा रहा, गरीबों को उनका हक नहीं मिला। अब मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया है तो गरीबों के विकास का भी रास्ता खुलेगा। वाचस्पति जी, मोहम्मद राशिद साहब तो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो लोग तो खुश हैं और वो इसे कानून मानते हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। मोहम्मद राशिद साहब उसी तबके से आते हैं, मैंने अभी आपको कहा। अच्छा, बीजेपी के मुसलमान हैं वो बीजेपी के मुसलमान उस तबके का कहा। हाँ, किस तबके का? निस्बत ने नहीं, इस तबके उस तबके को क्लियर कीजिए। ये कांग्रेस के मुसलमान जो हमेशा भ्रम में रखता है। साहब, अभी आपको फुल स्क्रीन लेती हूँ थोड़ी देर में, बस उनको जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये कह दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत खैर मकदम करना चाहिए और वो कह दिया आम जनता को आज भी पता नहीं है। से भी नीचे आपने लाके दे दिया मुसलमानों को वोट दिया। सबसे बड़े गद्दार तो आप लोग हैं। सुन लीजिए, आप लोगों ने मुसलमानों को वोट लेने के बाद उनको दलितों से नीचे लाके रख दिया देश के अंदर। सुनिए तो सही राशिद साहब, क्या 2025 का मुसलमानों को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, आपके जितनी जमीन 50 साल वोट दिया और दलितों से भी नीचे लेके आ गए कांग्रेस वाले लोग। बीजेपी और संकट दिखा कर ली गई। यूनिवर्सिटी का महाराष्ट्र स्टेटस नहीं दिला पाया, अल्पसंख्यक आरक्षण का खाली ढिंढोरा पीटते हैं
कुछ नहीं कर पाया आप लोग। या कोई और मुस्लिम हो, मुसलमानों के सामने आपकी हकीकत और पर्दाफाश हो चुका है। अब आपकी दाल नहीं करने वाली। राहुल गांधी से कहिए, राहुल विंसी से कि वो विदेश जाए, वो अपना काम करे। अरे भाई, आप इधर की बात उधर क्यों कर रहे हैं? आप बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आकर राहुल विंसी से कहिए, इटली जाके अय्याशी करें कि देश में उनकी राजनीतिक दाल नहीं करने वाली। कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, मुसलमान समझ चुके हैं कांग्रेस को। अरे आपको पूरी जमीनें मिल जाएंगी ना, आपके कब्रिस्तान जो कब्जे हो गए वो आपको वापस मिल जाएंगे। अरे कुछ भी मिल जाएगा। आप ये देखिए, आपके जो राहुल विंसी है उनके बहनोई साहब वाड्रा जी के पास गुड़गांव में कितनी जगह आ गई, वो कहाँ से आ गई? सबसे बड़े तो कांग्रेस के आप लोग लुटे हैं सारे हरियाणा की जो वक्त की जगह है उन पर वाड्रा का कब्जा चाहती है। और वो आप मानेंगे नहीं ये सब चीजें, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से आते हैं। आपको तो जी उर्दू नहीं करनी चाहिए। आप कब तक मैं बता रहा हूँ ना, बाड्रा और राहुल गांधी की तो आपको खानदानी गुलाम है कांग्रेसी, उनके खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते आप लोग। अगर आप उनका खैर मकदम कर रहे हैं बिल का, तो उनसे पूछिएगा क्या आपकी 70 साल में जो भी जमीनें कब्जा की गई है, जिन भी दलों ने, जिन भी उसकी जगह पे कब्जा बढ़ रहा है। इस बिल से क्या संपत्ति वापस आ जाएगी? एक एक 2-2 रुपए के लिमिट में ले रखी है। एक सेकंड वाचस्पति जी और राशिद साहब, एक सेकंड वाचस्पति जी, एक चीज क्लियर कीजिए। आप बार बार उनसे ये पूछ रहे थे कि जरा आप ये पूछ के बताइए क्या आप लोगों को वो संपत्ति मिल जाएगी, ये संपत्ति मिल जाएगी। तो मतलब फिर मैं पूछ रही हूँ, तो आप लोग चाहते हैं कि वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाए? क्योंकि विरोध तो इसी बात का हो रहा था कि भाई सारी की सारी जमीन खत्म हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव जो एक प्रोस्पेक्ट है वो जोड़ दिया जाए? प्रोस्पेक्टिव जो है वो अलग है, रेट्रोस्पेक्टिव कर दें इसे, तब स्वीकार होगा आप लोगों को? आप तो बराबर यही बात कहते हैं। अच्छा, बराबर ये बात कहते हैं कि हम कितना कंफ्यूजन है। चलिए, संदीप जी ने ताली बजा दी, लेकिन कांग्रेस में कितना कंफ्यूजन, कम से कम वाचस्पति जी ने तो ये बात मान ली। चलिए विधु रावल साहब आइए। ठीक है, यानी आने वाले समय में रेट्रोस्पेक्टिव हो जाए तो उन्हें दिक्कत नहीं है। चलिए, वहाँ पे कुछ नहीं परिवर्तन। वाचस्पति जी दोबारा मैं पूछ रही हूँ, आप क्लियर है ना इस पर? रमजान चौधरी जी ने जो बात कही थी वही बात जो है वाचस्पति जी ने कही। चलिए, कम से कम इस डिबेट में कम से कम 40 मिनट के अंदर ही इतनी चीज तो हो गई कि रमजान चौधरी साहब भी कुछ चीजों पे क्लियर है, रेट्रोस्पेक्टिव को लेकर वाचस्पति जी ने भी कह दिया। लेकिन प्रोफेसर विधु रावल साहब कुछ दिखा रहे थे, जरा स्क्रीन पर कुछ आप दिखा रहे थे, फुल स्क्रीन जरा लीजिए तो रावल साहब को। आप क्या जी देखिए, ये अभी चर्चा हो रही थी कि ये बीजेपी के मुसलमान हैं, ये फलाह के मुसलमान हैं, ये राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। ये मैं कांग्रेस के मुसलमानों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये यासीन मलिक हैं, वही यासीन मलिक जिसने 4 नवंबर 1989 को बीबीसी के टिम सेबेस्टियन के इंटरव्यू में ये कहा था कि हाँ, मैंने जस्टिस नीलकंठ गंजू को जो है पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी थी, उसको ये 30 साल तक वीआईपी गोली रामजी जी प्लीज इन्हें शांत करवाइए। ये तरीका नहीं। वाचस्पति जी उनको बात पूरी करने में दीजिए, काउंटर आंसर का मौका आपको दूंगी, मैं दूंगी आपको काउंटर आंसर का मौका। हां, मैं मौका दूंगी जल्दी से। ये हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री, सुनिए एक मिनट, वाचस्पति जी सुनना पड़ेगा। पूछ में आप वाचस्पति जी, कांग्रेस का नेता रावनी जी प्लीज शांत करवाइए। मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बीच में बोला हूँ, मैं बीच में बोला हूँ, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट वाचस्पति जी, मैं दे रही हूँ काउंटर आंसर करने का मौका आपको, उनको पूरा कर लेने दीजिए। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। 10 रुक जाइए 20 सेकंड रुक जाइए, 20 सेकंड। हाँ रावल साहब बोलिए, 20 सेकंड। ये देखिए, मान लेते हैं ये इनकी तो ऐसी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री जो रहे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, उनके साथ 5 स्टार अब राशिद जी 1 मिनट प्लीज रुक जाइए। जो कांग्रेस के अंतिम जो प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो है उनके साथ तस्वीर, मानना चाहिए कि कांग्रेस के मुसलमान यही होंगे। इस व्यक्ति ने टिम सेबेस्टियन के साथ बीबीसी के इंटरव्यू में 4 नवंबर 1989 को माना कि मैंने जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की, पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी। इसने माना कि मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था। कब माना? 1989 में।
और ये प्रधानमंत्री के कार्यालय में इसको लगातार 30 साल तक वीआईपी ट्रीटमेंट देती रही कांग्रेस की सरकार। ये अंतर है राष्ट्रवादी मुसलमान और दूसरा। फिर एक और छोटा सा मैक्सिम बोलकर बात पूरी करता हूं। देखिए अभी यहाँ पर एक और विषय उठा है, ये एक और विषय जो है मोहम्मद राशिद ने उठाया है कि असल में अब थोड़ा समझ आने लगा है देश को कि कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों है। आपकी डिबेट में बैठे हुए 2 मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, दोनों ने जो कहा है कि ये कानून जो है स्वागत योग्य है कुछ बिंदुओं पर, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कहां से आ रहा है? ये वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस पार्टी से आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका एक कारण तो जो है मोहम्मद राशिद ने बताया कि यहाँ पर कुछ स्टेक पर है, यहाँ पर वाड्रा जमीन लेकर गया हुआ है। ये वक्फ और वाड्रा के बीच की जो जुगलबंदी है इसको पर्दा नहीं किया। दूसरा, ये कांग्रेस की ये नीति रही है। यहाँ एक कंपेटिटिव रेस चल रही है कि मुस्लिमों का रहनुमा कौन है। अरे भाई मुस्लिम जो है केवल पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह के आगे झुकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना रहनुमा बनने की कोशिश ज्यादा ना करे। यहाँ से बाबा जी कहाँ से आ गए? ये तो साबित हो रहा है, आपकी बौखलाहट से साबित हो रहा है। ये आप इतने ज्यादा क्यों चल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरकार में कौन था? भाजपा की सरकार में थी। मुखर्जी जी से पश्चिम बंगाल की सरकार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा रहनुमा क्यों बनना चाह रहे हैं? पेश करने कौन जिला की मजाक में गया था? मुसलमान कौन उसको आपको लाना चाह रहे हैं? संदीप मिश्रा जी, पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल फायदे के लिए अभी ये सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कानून अब आ गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। कोर्ट की दहलीज तक ये मसला पहुंच चुका है। हर कोई कह रहा है कि अभी देखिए कोर्ट के फैसले से पहले ये जो विरोध हो रहा है, जैसे इनको लग रहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो इन्हीं के पक्ष में आने वाला है, तभी तो अभी भी इतना विरोध हो रहा है। सवाल तो ये भी है ना संदीप जी कि कोर्ट के फैसले के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि यह जो कानून है इसकी तुलना मैं कर सकता हूं 1950 में 1947 में जब संविधान की रचना हो रही थी उस समय से, जब अंबेडकर ने दलितों पिछड़ों के लिए अधिकार सुरक्षित करने की बात महात्मा गांधी के सामने रखी थी और उसको माना गया, जिसका आज नतीजा है कि हमारा दलित, पिछड़ा और आदिवासी हर भाई के अधिकार संविधान में सुरक्षित है। उसी बात को यह सुनिश्चित कर रहा है कि मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा तबका है, जो दलित है मुस्लिम समाज में, उसको भी मुस्लिमों के मुख्य धारा में मिलने का मौका मिले उनको भी मुख्य धारा में मिलने का मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। विरोध करने वाले वही लोग हैं, वही मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। अब नो पार्किंग के मसले में भी कभी कोर्ट में खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए हैं ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है बैरिस्टर कहते हैं और कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, अब धीरे धीरे मुसलमानों के तबके में भी जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो देश के मुसलमान हैं, वो ये बात समझने लगे हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये कानून किसके हक में है और किसके विरोध में है। आने वाली तस्वीर बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े रण क्षेत्र में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।